बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई इमिग्रेशन की कुछ अपडेट्स के बारे में। और हम ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में यूएई की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है क्या वो अपडेट होने जा रही है, और कुछ उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। उनको देखते हुए हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से। जो लोग विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं तो याद रखें कि अगर आप 1 महीने के वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर वापस आना है। ग्रेस पीरियड वाला सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया है। पहले ये होता था कि आपको 1 महीने के वीज़े पर 10 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता था। 2 महीने के वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको विद इन 60 डेज़ वापस आना है। 60 दिन के अंदर अंदर आपको वापस आना है। और इसमें भी ग्रेस पीरियड जो है वो ख़त्म कर दिया है। देखें, इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 इमिग्रेशंस हैं, जिसमें दुबई इमिग्रेशन से वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, और शारजा इमिग्रेशन है, और अबू धाबी इमिग्रेशन है। अगर हम वीज़ा अप्रूवल रेशो की बात करें तो अगर आप दुबई इमिग्रेशन में वीज़ा डालते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। अगर कोई एप्लीकेंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस 2 से 3 लाख रुपए हो, तो आप दुबई इमिग्रेशन में दुबई की वीज़ा आईडी से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में, तो अक्सर लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, तो फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप या तो अबू धाबी इमिग्रेशन से वीज़ा डालें या फिर शारजा इमिग्रेशन से वीज़ा डालें। अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं कि किस इमिग्रेशन का किस स्टेट का वीज़ा ज़्यादा बेहतर अप्रूव हो रहा है, तो वो है शारजा। ठीक हो गया। जब भी आप कोशिश करें कि किसी एजेंट के पास जाते हैं वीज़ा लेने के लिए, तो उसको आप बता दें कि आपका वीज़ा जो है वो शारजा इमिग्रेशन में पोस्ट करेगा। पहली बात तो ये। अब जो अपडेट्स आ रही हैं इमिग्रेशन की तरफ से वो ये है कि अगर कोई शख्स ओवरस्टे होता है तो ये उसके लिए बहुत ही माइनस पॉइंट होगा, और उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आमतौर पे पहले ये होता था कि अगर कोई बंदा ओवरस्टे हो रहा है, यानी कि वीज़ा पीरियड उसका ख़त्म हो गया, अब वो उससे ऊपर स्टे हो गया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो वो जितने दिन ओवरस्टे होता था उतने दिन का जो फ़ाइन है, जो जुर्माना है, वो उसको पे करना होता था। और उसके बाद वो जो है या तो अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लेता था, या फिर वो फ़ाइन पे करके यूएई से एग्ज़िट करता और पाकिस्तान अपने वतन वापस चला जाता। लेकिन अब यहाँ पर जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि अगर आप ओवरस्टे होते हैं, आप अगर एक दिन भी ओवरस्टे होते हैं, इमिग्रेशन आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी। और ये कोई इस तरह का ब्लैक लिस्ट नहीं होगा कि सिर्फ आप यूएई में बैन होंगे, बल्कि जितनी भी गल्फ़ की स्टेट्स हैं, जितनी भी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, उनमें आप जो है वो बैन हो सकते हैं, और आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा जो है वो 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन ओवरस्टे हो गया, तो इमिग्रेशन को ये राइट हासिल है कि वो आपको ब्लैक लिस्ट करे, और जिस एजेंट से आपने वीज़ा लिया है उसको भी ये राइट हासिल है कि वो आप जो है वो आपको एब्सकॉन्ड कर दे, आप पर एब्सकॉन्डिंग डाल दे। ठीक हो गया जी। अब इसका नुकसान ये होगा कि अगर कल को कभी आपने बहरीन जाना है, कतर जाना है, कुवैत जाना है, सऊदी अरब जाना है, ओमान जाना है, तो आपका जो है वो वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। लिहाजा ये बहुत ही ख़तरनाक एक स्टेज आ गई है कि अगर आप 1 महीने के वीज़े पे जाते हैं तो कोशिश करें कि अपना वीज़ा विज़िट वीज़े से वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लें। इनसाइड वीज़ा आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। उसे कहते हैं चेंज स्टेटस। 700 दरहम उसकी फ़ीस होती है। फ़र्ज़ करें कि आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं और किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, आपकी सिलेक्शन हो गई, और कंपनी कहती है कि जी हम आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देते हैं। तो क्या होगा कि आप ये देखें कि आपका वीज़ा ख़त्म तो नहीं हो रहा। अगर आपका वीज़े का आखिरी दिन है तो फिर आपने वहाँ रुकने की गलती नहीं करनी, आपने पाकिस्तान आ जाना है। वो पहले तो जॉब ऑफ़र लेटर देंगे आपको, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूवल आएगी, फिर आपका वीज़ा टाइप होगा, उसकी पेमेंट होगी, इंश्योरेंस पे की जाएगी, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलेगा, वो पाकिस्तान में आएगा, फिर आपने उसे प्रोटेक्ट करवाना है और फिर आपने ट्रैवल करना है। फिर आपकी जो है वो मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक होगी, एम्बेडेड आईडी कार्ड बनेगा। अगर तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, 10 दिन 12 दिन का टाइम है, आप विजिट वीज़े पे गए और आपकी जॉब हो जाती है, फ़ौरन जॉब हो जाती है, तो 10 से 12 दिन में ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपनी आपको कहती है जी ठीक है, हम आपका जो है वो चेंज स्टेटस करवाते हैं इनसाइड।
उसकी जो फ़ीस होती है वो आपको पे करनी होती है। ओवर स्टे आपने नहीं होना, अदरवाइज़ आपका वीज़ा नहीं निकलेगा और फिर जो है वो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ऐसी कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जो इस वक्त इमिग्रेशन बोल्ड डिसीजंस ले रही है ना, उसकी बेस पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ की वन यूनिट पॉलिसी बनने जा रही है। जैसे आपको याद होगा कि ये जो यूरोप यूरोप में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि शेंजन कंट्रीज़ कहलाते हैं, जैसे इटली, डेनमार्क, जर्मनी, हॉलैंड। ये वो मुल्क हैं कि अगर आप एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप बाकी तमाम मुल्कों में भी विदाउट वीज़ा जो है वो जा सकते हैं। तो प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो 6 ममालिक हैं, ये एक ऐसी वन यूनिट पॉलिसी बना रहे हैं कि आपने एक कंट्री का वीज़ा लेना है, उसी वीज़े पे आपको तमाम ममालिक में एंट्री मिल जाएगी। इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। अभी रिसेंटली कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हुआ था। तो कतर वालों ने एक एंट्री परमिट मुतारिफ़ करवाया जिसका नाम था हया कार्ड, कतर हया कार्ड, कि जो शख्स भी कतर में आएगा उसके पास एंट्री परमिट होना चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया था कतर हया कार्ड। अब उसके बाद क्या हुआ कि ओमान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जिस बंदे के पास कतर जाने के लिए एंट्री परमिट है, कतर का हया कार्ड है, उसको हम ओमान का वीज़ा भी देते हैं बिल्कुल फ्री में। उसी तरह फिर मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अनाउंस कर दिया कि जिन लोगों के पास कतर का हया कार्ड है वो यूएई का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया कि जिसके पास कतर का हया कार्ड है वो सऊदीया का विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकता है और उस पर उम्रा भी कर सकता है। इसी तरह जॉर्डन ने भी जो है वो ऐलान कर दिया। मकसद कहने का ये है कि ये माजी में हम एक ऐसी एग्जाम्पल देख चुके हैं कि अगर आप ऐसा सिस्टम बिल्कुल बन सकता है और ये इंतहाई शानदार प्रोजेक्ट होगा। अगर जीसीसी गल्फ़ कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है, जो इमिग्रेशन है, वन यूनिट पॉलिसी लेकर आते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होगा, आम आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। आपने एक कंट्री का वीज़ा लेना है, एंट्री परमिट लेना है, आप उस पर ओमान भी जा सकेंगे, बहरीन भी जा सकेंगे, कुवैत भी जा सकेंगे, कतर भी जा सकेंगे, सऊदी अरब भी जा सकेंगे और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जा सकेंगे। ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन है, हम ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा देखा जा सकता है। जैसे शेंजन का हो गया, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि एक कंट्री का वीज़ा लिया और बाकी तमाम 27 ममालिक में आप जो है वो विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझानी है वो ये हैं कि जब लोग यहाँ से विज़िट पे वहाँ जाते हैं तो अक्सर कंपनीज़ उनको जॉब की ऑफ़र करती हैं कि हम आपको जॉब तो देने को तैयार हैं, लेकिन वीज़ा आपको अपना खुद का अरेंज करना होगा। ये जो चीज़ है ना, जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपने अच्छी तरह से समझना है। फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स यहाँ से 2 महीने के विज़िट पे चला गया, उसने नौकरी तलाश की, कोई तकरीबन 1000 जगह पे उसने अपना सीवी डाला। एक कंपनी ने उनको कहा जी ठीक है, हम आपको जॉब देते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जो आपको कोई आज़ाद वीज़ा ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वहाँ जाके फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं, आज़ाद वीज़ा लेते हैं, सबसे पहले ये नोट कर लें कि जो बंदा आपको वीज़ा दे रहा है उसकी कंपनी कितनी बड़ी है, उसके पास कितने लोगों का कोटा है। आम तौर पे लोग वहाँ पे 20-25 हज़ार दरहम की इन्वेस्टमेंट करके वर्चुअल ऑफिस दिखा के कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और 10 से 15 वीज़ों का कोटा भी हासिल कर लेते हैं। उसमें टेक्नीशियंस भी होते हैं, लेबर भी होती है, मैनेजमेंट के वीज़े भी होते हैं, क्लरिकल स्टाफ के वीज़े भी होते हैं, फिर वो बिकते हैं। 8,000 दरहम से लेके 15,000 दरहम तक उसकी प्राइस होती है। ये 2 साल का वीज़ा होता है। अब होता ये है कि आम तौर पे वो जो इन्वेस्टर होता है जिसने कंपनी बनाई होती है, वो सारे वीज़े सेल करके या तो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है या वापस ही नहीं आता। तो ऐसे में क्या होता है कि 2 साल के बाद आपने तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है। तो फिर जब रिन्यूअल की बारी आती है तो वो कंपनी रेड ज़ोन में चली जाती है, उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका होता है। जो ओनर होता है वो अपनी कंपनी का लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाता। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं, किसी ऐसी कंपनी से लें जो ऑथेंटिक है, जिसका कुछ वहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसके पास लोग काम कर रहे हैं, उनसे आप फ्रीलांस वीज़ा ले लें, आज़ाद वीज़ा ले लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि 2 साल के बाद जब आप देखें, 2 साल के दरमियान भी आपको उनकी हेल्प पड़ सकती है। आपको एनओसी चाहिए, बैंक अकाउंट ओपन करना है, कोई भी इशू है, तो आपके पास बैकएंड के ऊपर वो कंपनी होनी चाहिए, उसका ओनर आपकी बैकएंड पे होना चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं कि वो
छोटे छोटे कंपनीज से जो है वो वीज़ा बाय कर रहे हैं, जिनकी कोई रिप्यूट नहीं है, वो जा सकते हैं, वो भाग सकते हैं, 100 तरह के मामला हो सकते हैं। तो अगर कंपनी कोई आपको ऑफ़र कर रही है कि हम आपको जॉब तो देंगे लेकिन हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, तो लोग क्या कर रहे हैं कि बिना तहकीक किए हुए किसी से भी वीज़ा आप जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ इतनी पॉजिटिव नहीं है। विजिट वीज़े पे नंबर एक आपने ओवरस्टे नहीं होना, वरना वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे और तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ में आप जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट कंसिडर होंगे, नेक्स्ट टाइम आपका वीज़ा नहीं लगेगा। दूसरी हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन 25 से 26 शहर ऐसे हैं जो कि बैन है। सक्खर है, लाड़काना है, पारा चुनार है, डेरा गाजी खान है, मुजफ्फरगढ़ है और बहुत सारे लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये जो बैन है सिटीज़, ऐसा कहा जाता है, देखें ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये वो स्टेटमेंट है जो कि एज अ फीडबैक हमारे पास आती है। ऐसा कहा जाता है कि जब इन इलाकों के लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो वापस रिटर्न नहीं होते। मिसाल के तौर पे इन इलाकों से जो 25-26 शहर हैं, यहाँ से 1000 बंदा यूएई में एंटर हुआ, लेकिन एग्जिट करने वालों की तादाद जो है वो 400 थी, 600 बंदा वहीं पे स्लिप हो गया, तो जिसकी वजह से उन्होंने इसको बैन किया हुआ है। बात समझ आ गई आपको? तो इसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, 4 या 5% निकलता है, बाकी ये नहीं निकलता। उसका फिर सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने CNIC पे एड्रेस चेंज करवाएं, अपनी डिवीज़न चेंज करें, अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करें, फिर पासपोर्ट आपका नया बनेगा, देन वो अप्लाई होगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझानी थी और बतानी थी कि एक तो जब आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, देखभाल के लें। इस तरह से लीजिएगा कि 2 साल के बाद जब आपके वीज़े की रिन्यूअल की बारी आए या 2 साल के अंदर आपको कोई इशू आता है तो कंपनी पीछे आपके ठहरी हो, प्रॉपर आपको NOC मिले, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो। बहुत से लोग आज़ाद वीज़ा इसलिए लेते हैं कि उन्होंने आगे यूरोप जाना होता है, कनाडा, UK, US, यूरोप, वहाँ पे जाना होता है, तो वो आज़ाद वीज़ा लेके सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं और अच्छे पोस्ट का वीज़ा लेते हैं, मैनेजर का लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का लेते हैं, ताकि उनकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आज़ाद वीज़े की कीमत इस वक्त 8000 दरहम से लेके और 12000 दरहम तक जो है वो चल रही है। तो इस चीज़ को आपने नोट करना है। इस मालूमाती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।